नमस्कार, मैं विनीत लाल यूट्यूब चैनल के इस सेगमेंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के बारे में, जो इसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने बात किया था राज्यसभा के इलेक्शन के प्रोसेस के बारे में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आपको देखना चाहिए। उसमें हमने बात किया था कि राज्यसभा का कंपोजिशन क्या है और राज्यसभा का इलेक्शंस किस तरीके से अलग होता है, उसके बारे में एक विशेष तरीके से हमने चर्चा किया था। तो आइए इस वीडियो में राज्यसभा के बाकी मुद्दों पे हम लोग बात करते हैं। तो भारत चूंकि एक संघात्मक तरीके का राज्य है, इसलिए जब संविधान सभा की बैठक हुई थी तो उसमें चर्चा ये हुआ कि भारत के संघात्मक प्रकृति को एक विशेष रूप प्रदान करने के लिए राज्यों का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है और लोकसभा से इसका कंपोजिशन अलग होना चाहिए और इसका इलेक्शन की विधि भी अलग तरीके से होना चाहिए। वैसे राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है और राज्यसभा जो एक बाइकेमरल लेजिस्लेशन की जो भारत में व्यवस्था की गई, वह सबसे पहली बार देखा गया था कि 1918 ईस्वी में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट आया था उसमें बात की गई थी। और उसके बाद 1921 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसको लागू किया गया और 1921 ईस्वी से काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में इसको आगे बढ़ाया गया था। और स्वतंत्रता के बाद जब संविधान सभा बना और उसके बाद भारत गणराज्य घोषित हुआ तो 1952 ईस्वी में भारत में राज्यसभा की शुरुआत हुई। उसके पहले 1946 में जबकि संविधान सभा का गठन किया गया था तो 1946 में संविधान सभा को ही प्रोविजनल तौर पे एक पार्लियामेंट बना दिया गया था और 1946 से लेकर 1952 तक वह पार्लियामेंट के रूप में भी काम किया था। लेकिन 1946 से 1952 तक जो वह पार्लियामेंट था वह यूनिकैमरल पार्लियामेंट था, मतलब एक सदनीय व्यवस्था था, केवल एक ही सदन था। और दूसरे सदन के रूप में 1952 में इसका गठन किया गया राज्यसभा के रूप में, जिसको ऊपरी सदन भी कहा जाता है। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा पार्लियामेंट का एक अंग है और भारत में जो संसद है वह 3 अंगों से मिलकर बना होता है, जिसका पार्ट है पार्लियामेंट का जो पार्ट है वह 3 है। पहला प्रेसिडेंट होता है, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। इसमें ये इंपॉर्टेंट ये है कि राष्ट्रपति भी संसद का अंग होता है। अगर ये पूछा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, हाउ मेनी ऑर्गन्स इन द पार्लियामेंट, तो देयर आर 3 ऑर्गन्स, 3 अंग होते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पार्लियामेंट में कितने सदन होते हैं, कितने हाउस हैं, तो देयर आर 2 हाउस, 2 सदन की व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा। अगर इसकी संविधान में विवेचना की बात करें तो पार्लियामेंट के बारे में आर्टिकल 79 से 122, आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक पार्ट 5 में इसकी व्यवस्था की गई है। अगर एलोकेशन ऑफ सीट के बारे में बात करें कि इसमें किस तरीके से सीटों का बंटवारा किया गया है, तो जो संघात्मक तरीके के और अलग देश हैं जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो वहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है कि जितने भी राज्य हैं उसके वहाँ से जो प्रतिनिधि आते हैं वह इक्वली रूप से इलेक्टेड होकर आते हैं। मतलब कि अगर अमेरिका में जैसे 50 राज्य हैं तो हर एक राज्य से, चाहे वह उसकी कितनी भी जनसंख्या, हर एक राज्य से 2 प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। वहाँ का जो ऊपरी सदन है राज्यसभा से समानांतर अगर कहा जाएगा तो सीनेट को रखा जा सकता है। लेकिन भारत में वह इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। काउंसिल ऑफ स्टेट में मेंबर के रूप में देखें तो भारत में पॉपुलेशन के हिसाब से उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में भी किया था। तो एलोकेशन ऑफ सीट जो है वह राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य होते हैं वह अपने वह चुनकर राज्यसभा में भेजते हैं। दूसरा ये बात किया जाए कि एलिजिबिलिटी इसकी क्या होती है, क्या योग्यता होता है, उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। तो संविधान में आर्टिकल 84वां जो अनुच्छेद है उसके बारे में, योग्यता के बारे में बात करता है और उसमें कहा गया है कि कोई भी राज्यसभा के उम्मीदवार होने के लिए उसका भारत का नागरिक होना जरूरी है। यहाँ पे विशेष बात यह है कि भारत की नागरिक होने की बात है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसमें मूल नागरिक होना चाहिए, ऐसा बात नहीं किया गया कि मतलब कि भारत का नागरिक अगर कोई विदेशी भी बाद में अगर यहाँ का नागरिक बनता है तो वह भी एलिजिबल होता है। मतलब कि यहाँ पे जन्म स्थान होना जरूरी नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बाहर से भी आकर, विदेश से भी आकर भारत की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह भी योग्य होता है।
दूसरा ये बात है कि उम्र के रूप में अगर देखें तो न्यूनतम 30 साल उम्र रखा गया है कि राज्यसभा के उम्मीदवार होने के लिए किसी भी व्यक्ति का न्यूनतम 30 वर्ष होना जरूरी है। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में न्यूनतम उम्र की बात जो की गई है वह 25 साल है और राज्यसभा में 30 साल का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। और इसकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें कि अयोग्यता अगर क्या है इसके तो आर्टिकल 102 102वां जो अनुच्छेद है उसमें डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है। तो डिस्क्वालिफिकेशन किस मामले में हो सकता है, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, कोई भी लाभ के पद पर वह नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी मंत्री परिषद का अगर सदस्य होता है तो उसको लाभ के पद के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, तो वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरा यह है कि वह इंसॉल्वेंसी उसमें नहीं होना चाहिए और बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि वह पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए, ऐसा उसमें रखा गया है। तो डिस्क्वालिफिकेशन के रूप में ऐसी कुछ बातें हैं। तीसरी बात यह है कि अगर कोई मेंबर है और अगर उसको अयोग्य घोषित करना है, उसको सदन के अगर किसी अयोग्यता रखता है तो कौन उसको निकाल सकता है, तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि राज्यसभा के मेंबर अगर कोई बनता है और अगर उसकी कोई अयोग्यता है तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि उसको बर्खास्त कर सकता है या फिर उसको अयोग्य घोषित कर सकता है, लेकिन वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सिफारिश पर ही करता है। इलेक्शन कमीशन जो होता है भारत का चुनाव आयोग है, उसके रिकमेंडेशन या उसके सजेशंस पे ही राष्ट्रपति किसी सदस्य के खिलाफ काम कर सकता है, किसी सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है। उसके आगे अगर देखें तो जो कोरम अगर बात करें कि कोरम का मतलब होता है कि राज्यसभा का जब सेशन चल रहा होता है तो कितने मिनिमम सदस्य वहाँ पे होने चाहिए तब कि जबकि सदन की जो कार्यवाही है उसको चलाया जा सकता है, जिसको गणपूर्ति भी कहा जाता है। तो जितने टोटल मेंबर होते हैं उसके मिनिमम 10% उपस्थित होने जरूरी हैं किसी भी समय पे, तभी सदन की कार्यवाही चलती है। तो जो राज्यसभा का जो कोरम है वह 10% है। 10% कोई भी समय पे अगर सदन में मेंबर उपस्थित हैं तभी कार्यवाही को चलाया जा सकता है। दूसरा आगे बात करें तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात अगर करते हैं, मतलब कि पीठासीन अधिकारी कौन उसको चेयर करता है, तो चेयर करने में जो चेयरमैन होता है, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और वह एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, पदेन सदस्य होता है, मतलब कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का सभापति अपने आप से ही होगा, वह सभापति कहलाता है। अगर वह अनुपस्थित होता है तो राज्यसभा की कार्रवाई करने के लिए डिप्टी चेयरमैन का चुनाव किया जाता है और डिप्टी चेयरमैन जो होगा वह उस सदन का ही होगा। राज्यसभा के सदन में से ही अपने में से वह चुनाव करके डिप्टी चेयरमैन को बनाया जाता है, जो कि चेयरमैन के अनुपस्थिति में वह काम करता है। और अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की अनुपस्थिति में भी कार्यवाही चलाने के लिए एक पैनल का गठन किया जाता है, जिसमें 6 से 7 मेंबर्स को उसमें रखा जाता है, वरिष्ठता के आधार पर या कोई और आधार पर उसको किया जाता है। अगर ये बात करें कि स्पेशल पावर एंड फंक्शंस की बात करें, राज्यसभा के पावर एंड फंक्शंस क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 2 बहुत स्पेशल पावर है राज्यसभा को दिया गया है जो लोकसभा को नहीं है। ऐसे आमतौर पे माना जाता है कि राज्यसभा जो है वह कंपैरेटिवली रूप से लोकसभा से निम्नतर है, उसको कम शक्तियां प्राप्त है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो कि केवल राज्यसभा को प्राप्त है और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली जो उसके पास जो स्पेशल पावर है वह यह दिया गया है कि क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, जो अखिल भारतीय सेवाएं होती है उसको बनाने का अधिकार राज्यसभा के पास ही है। राज्यसभा ही कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा को बना सकता है, जो कि आर्टिकल 312 अनुच्छेद 312 में इसके बारे में चर्चा किया गया। अखिल भारतीय सेवा क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज क्या है, आपको पता होगा कि IAS, IPS एंड IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बात कर रहा हूँ, नॉट इंडियन फॉरेन सर्विस। तो देयर आर 3 ऑल इंडिया सर्विसेज इन द कंट्री राइट नाउ। 3 ऐसे नई अखिल भारतीय सेवाएं भारत में हैं जिसका गठन राज्यसभा ही कर सकता है। जैसे 1947 के समय भारत में केवल 2 अखिल भारतीय सेवाएं थी, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस एंड सेकंड वन इज इंडियन पुलिस सर्विस। लेकिन बाद में 1963 में राज्यसभा ने तीसरा अखिल भारतीय सेवा का गठन किया था जिसका नाम था भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो कि 1966 से काम करना शुरू किया। और अगर बाद में भी अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने की बात होगी तो वह राज्यसभा के पास ही अधिकार है कि राज्यसभा ही उसको गठन कर सकता है अपने यहाँ से 2/3 बहुमत से पास करके।
तो अखिल भारतीय सेवा जो सेंट्रल नई अखिल भारतीय से ऑल इंडिया सर्विसेज है वो सेंट्रल सर्विसेज से अलग होता है। बाकी जितने भी यूपीएससी के एग्जाम में अगर आप दिए होंगे या यूपीएससी के बारे में आप जानते होंगे तो बाकी बहुत सारे जो सर्विसेज हैं लाइक इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑर्डिनेंस सर्विस, इंडियन अकाउंट्स सर्विस, इंडियन रेलवे एंड ट्रैफिक सर्विस, ये सब जो सर्विसेज हैं वो अखिल भारतीय सेवाएं नहीं है, उसको कहा जाता है सेंट्रल सर्विसेज, केंद्रीय सेवा। और अखिल भारतीय सेवा अलग होता है जो कि बेसिकली कैडर बेस्ड होता है, मतलब कि उसकी सेवाएं राज्यों को दी जाती है। इसलिए ये तीन जो है अखिल भारतीय सेवाएं वह तीनों अलग है और उसको बनाने का काम राज्यसभा करता है आर्टिकल 312 के अनुसार। दूसरा इंपॉर्टेंट पावर, स्पेशल पावर जो राज्यसभा को दिया गया वह दिया गया है कि स्टेट लिस्ट जो कि राज्य सूची में संदर्भित जो विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा के पास है अगर वह 2/3 बहुमत से पास कर देता है तो। यानी कि वैसे आमतौर पे आपको पता होगा कि राज्य सूची में जितने भी विषय दिए गए हैं, राज्य सूची पे दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के विधानमंडल के पास होता है। लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर राज्यसभा को लगे कि नेशनल इंटरेस्ट में उस विषय पे कानून बनाना जरूरी है तो राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर भी, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी कानून बना सकता है अगर वह 2/3 बहुमत से पास कर दे तो। यह स्पेशल पावर राज्यसभा को ही केवल दिया गया है। तीसरा एक पावर भी है जो कि आमतौर पे बहुत कम लोग बात करते हैं, यह ये है कि अगर किसी भी समय पे नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम किया गया हो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 या फिर आर्टिकल 360 के अनुसार जो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन का पावर दिया गया है राष्ट्रपति को, और अगर उस समय लोकसभा डिसॉल्व हो, लोकसभा काम नहीं कर रहा हो, लोकसभा का विघटन कर दिया गया हो तो उसको रिन्यू तभी किया जा सकता है जबकि राज्यसभा पास कर दे उसको, जो कि 1 साल या 2 साल के लिए नेशनल इमरजेंसी या कोई प्रोक्लेमेशन किया जाता है। तो राज्यसभा उस बीच में अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो उस समय राज्यसभा से पास करवाना होता है आगे उसको बढ़ाने के लिए। तो ये 3 पावर इंपॉर्टेंट है जो कि राज्यसभा को दिया गया है, इसलिए राज्यसभा इस मामले में लोकसभा से विशेष स्थिति रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें तो ये लोग सीट्स के बारे में जब चर्चा कर रहे थे तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे सीटों का रिजर्वेशंस नहीं है, कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। जैसे कि लोकसभा में आपको पता होगा कि एससी और एसटी के लिए कुछ सीटों को सुरक्षित रखा जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा में सीटों का आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी ये बात है कि राज्यसभा के उम्मीदवार होने के लिए किसी स्टेट का डोमिसाइल होना जरूरी नहीं है, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बिहार से चुनाव लड़ना चाहता है, बिहार से अगर वह राज्यसभा के लिए चुना जाने के लिए अगर वह उम्मीदवार बनता है तो वह जरूरी नहीं है कि वह बिहार का भी डोमिसाइल हो। बेसिकली पहले ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन 2003 में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 जो कि लोक प्रतिनिधित्व के जो कानून है उसको देखरेख करता है, तो उसमें बदलाव करके ये व्यवस्था किया गया कि स्टेट डोमिसाइल जरूरी नहीं होगा, मतलब कि कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं से भी राज्यसभा के लिए चुना जा सकता है। तीसरी बात यह है इम्पॉर्टेंट कि जो व्यवस्था की बात है कि राज्यसभा में एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और दूसरा एक लीडर ऑफ हाउस होता है। तो लीडर ऑफ हाउस जो होता है, अगर राज्यसभा का मेंबर प्रधानमंत्री होता है तो वही लीडर ऑफ हाउस होता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है तो किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा के जो मेंबर होता है वह उसको मनोनीत कर सकता है लीडर ऑफ हाउस के रूप में। और लीडर ऑफ अपोजिशन होता है विपक्षी पार्टी का जो व्यक्ति होता है, वह जो सबसे बड़ी पार्टी होता है उसको लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्षी पार्टी के रूप में उसको मान्यता दी जाती है। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट बात है। हम लोगों ने बहुत सारे जो सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में लगभग हम लोगों ने बात किया। राज्यसभा से संदर्भ में बहुत जितनी भी चीज़ें हैं, अगर इसके बारे में बात करें तो जो लिमिटेशंस है, इसकी सीमाएं क्या है, लोकसभा से किस मामले में कम, अगर इसको कहा जाए कि कम है, क्यों शक्ति, कौन से मामलों में इसके पास कम शक्तियाँ हैं, तो 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मनी बिल से संदर्भित जो कोई विषय होते हैं, जो कि संविधान के आर्टिकल 110 में मनी बिल को डिफाइन किया गया है, तो मनी बिल के मामले में राज्यसभा के पास लगभग नेग्लिजिबल पावर है, लगभग कुछ भी शक्तियाँ नहीं दिया गया है। लोकसभा में ही केवल टेबल किया जा सकता है, मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और अगर लोकसभा उसको पारित कर देता है तो राज्यसभा के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं है। राज्यसभा केवल उसको 14 दिनों तक ही अपने पास रख सकती है, उसको किसी तरीके से रिजेक्ट नहीं कर सकती है, केवल उसमें सजेशंस दे सकता है बस। बाकी सजेशंस माने या ना माने वो लोकसभा पे डिपेंड करता है। तो मनी बिल में राज्यसभा के पास लगभग कोई पावर नहीं है।
दूसरा ये है कि जॉइंट सेशन। भारत में बहुत सारे बिल्स में रखा यह गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर नहीं है तो वह बिल सरकार अगर चाहे तो संयुक्त अधिवेशन बुलाकर लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बिठाकर अगर कोई बिल को पारित कर सकता है। तो उस मामले में लोकसभा के बनिस्पत राज्यसभा के पास थोड़ा सा पावर कम होता है। पावर कम इसलिए भी होता है क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, क्योंकि लोकसभा में 545 मेंबर है और राज्यसभा में केवल 245 मेंबर है। तो ज्वाइंट सेशन जब बुलाए जाते हैं किसी बिल को पारित कराने के लिए तो वहाँ पर राज्यसभा के पास थोड़े कम पावर होते हैं। और तीसरा ये होता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो विश्वास मत जो अविश्वास मत लाया जाता है सरकार के खिलाफ किसी भी वक्त, तो वह अविश्वास मत हमेशा ही लोकसभा में लाया जाता है, ना कि राज्यसभा में, क्योंकि जो सरकार होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए कभी भी जो अविश्वास नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वह लोकसभा के द्वारा ही पारित किया जाता है, लोकसभा में ही लाया जाता है, उसमें राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं दिया गया है। तो राज्यसभा से संदर्भित राज्यसभा के मामले में इस वीडियो में हम लोगों ने ये सब के बारे में चर्चा किया, बातचीत किया। अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चंस या कोई विषय छूट गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सूचना जरूरी ये देना है कि शुरुआत में मैंने बात की थी कि राज्यसभा के बाकी चीज़ों के बारे में, सीट्स कैसे एलोकेट किया जाता है, राज्यसभा का इलेक्शंस कैसे किया जाता है, वो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में बातचीत किया था, जिसके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इस वीडियो को करें। थैंक यू।